तो डॉक्टर अर्जुन, आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट हो और आजकल इंडिया में किडनी के रिलेटेड काफी मिथ्स हैं जो मैं डिबंक करना चाहता हूँ, और उसके लिए आई हैव गैदर्ड अ बंच ऑफ व्हाट यू से पॉपुलर मिथ्स रिलेटेड टू किडनी। तो हम लोग रैपिड फायर करेंगे, आप बताना कि ये सही है कि गलत है। यू कैन फॉलो इट विथ अ सेंटेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन। सो Sure. किडनी डिसीज इज रेयर इन इंडिया, ये सही है कि गलत है? It's very common. 1 in 5 people have it. ओके। अब अगर आपको किडनी डिसीज है तो आपको कोई सिम्टम नहीं होगा। अगर आपको आपको किडनी डिसीज है तो सिम्टम दिखेगा। तो ये सही है कि मतलब विदाउट सिम्टम भी हो सकता है? विदाउट सिम्टम्स होता है, कई बार एंड स्टेज किडनी डिजीज में भी सिम्टम्स नहीं आते, तो स्टार्टिंग में तो बहुत कम लोगों को सिम्टम्स आते हैं। ओके, मतलब वो आइसबर्ग फिनोमिना जैसे। एग्जैक्टली। यू राइट। ओनली सी अब यू ओनली सी सिम्टम्स इन द एंड। ओके, ओके। लोगों को लगता है कि हम लोग ज्यादा पानी पिएंगे किडनी हमारी हेल्दी हो जाएगी, तो सही है ये कि भी गलत? ये भी एक मिथ है। जितनी बॉडी को जरूरत है वैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से कहते हैं कि भाई मेरी किडनी अच्छी है क्योंकि मैं जल्दी यूरिन भी जाता हूँ और वो क्लियर भी होता है। नहीं, आई थिंक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब या तो आप ज्यादा पानी पी रहे हैं या फिर आपको इन्फेक्शन है। या एग्जैक्टली। अब लोगों को लगता है किडनी की बीमारी अधेड़ उम्र में या फिर ओल्ड एज में ही होती है, तो ये सही है कि यंगस्टर में भी होती है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन किडनी डिजीज है आईजीए नेफ्रोपैथी, जो 20s में शुरू होती है। और ओके। आजकल हमारी पॉपुलेशन ज्यादा एज हो रही है, लंबा जी रही है, तो ज्यादा लोगों को किडनी डिजीज एंड में भी हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में भी यंग लोगों को भी किडनी डिजीज होती और किडनी डिसीज जेनेटिक हो, लोगों को ऐसा होता है कि भाई अगर उन्होंने मतलब इनहेरिटेड होगा तो ही मुझे होगी, अगर मेरे बाप दादा को नहीं हुई तो मुझे नहीं होगी, ऐसा कुछ है? है। सारी नहीं है, बट एक पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज है जो बहुत कॉमन है, जो कि इनहेरिटेड है और वो जेनेटिक्स के थ्रू पास ऑन होती है। 90% किडनी डिजीज इज नॉट जेनेटिक। इट कैन हैपन टू एनीवन। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, एंड डायबिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस। जेनेटिक फैक्टर भी है, बट लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है। किडनी डिसीज में अगर मुझे कुछ ट्रीटमेंट करना हो तो गो टू ट्रीटमेंट डायलिसिस है, ये सच है कि गलत है? गलत है ये। हम चाहते हैं आप डायलिसिस ना करें, हम चाहते हैं आपको ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत ना हो। ये अवेयरनेस बनना बढ़ानी चाहिए, अर्ली डिटेक्शन करनी चाहिए, ताकि हम उसी को ट्रीट कर सकें, रोक सकें, और आपकी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की बात ही ना। हम्म। अब किसी को किडनी डिसीज होता है, पहले आई थिंक हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली ऑल्टरनेटिव थेरापीज में जाते हैं, हर्बल्स और वो सारी में, तो वो सही है कि गलत, वो जानना चाहूँ। आई डोंट थिंक हर्बल मेडिसिन वर्क फॉर किडनी डिजीज स्पेसिफिकली। बाकी चीजों में काम करती होंगी, किडनी डिजीज में मैंने सिर्फ हार्म देखा है, बेनिफिट नहीं देखा। उसके लिए बाद में बात करेंगे, आई वांट टू स्पेसिफिकली कवर दैट। अब मुझे अगर बहुत हेट आपके आने वाला है पास कोई बात नहीं, वी नीड टू स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि मुझे लगता है काफी कम लोग हैं आप और मेरे जैसे जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में फोकस, ना हाँ कि जी। वो इंडिया की वो ब्रांडिंग स्टोरी जो भारत वाली ब्रांडिंग है। अब अगर मेरे पास एक किडनी फेलियर है और दूसरी एक ही किडनी है, तो मैं नॉर्मल जीवन जी सकता हूँ कि नहीं, वो जान? लोग एक किडनी के साथ एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। एविडेंस शोज आपका लाइफ स्पैन दो किडनीज और एक किडनीज के साथ एकदम सेम है, एज लॉन्ग एज आप प्रिकॉशंस और फॉलो अप करते हैं डॉक्टर्स के साथ। अब किडनी डिसीज एक बार हो गई तो वो प्रोग्रेसिव होती है, उसे स्टॉप या रिग्रेस नहीं कर सकते, सच है कि गलत? Kidney disease is progressive, but you can slow the progression and in some cases reverse it also depending on the cause. हम्म। अब किसी को किडनी डिसीज है तो उसे डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए, ये सही है कि गलत? ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बहुत लेट आती है, स्टेज 4 या स्टेज 5 में, और उसमें भी इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं जितना आपको लगता है, बहुत बेसिक रिस्ट्रिक्शन। राइट। अब किडनी डिसीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ध्यान रखने से प्रिवेंटेबल है कि नहीं, और कितनी प्रिवेंटेबल है वो जान? डेफिनेटली आई थिंक जैसे हमने बोला, डायबिटीज इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ किडनी डिजीज वर्ल्ड वाइड। इफ यूर टाइप 2 डायबिटिक, आप खुद कर रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ योर डाइट, योर लाइफस्टाइल, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। फैमिली हिस्ट्री प्लेज अ रोल। अगर आपके फैमिली में सबको डायबिटीज है तो आपको भी होने के चांसेस ज्यादा। दैट शुड बी अ वेकअप कॉल कि मेरे को खाने पे कंट्रोल करना है, फिटनेस में पूरा मन लगा के करना है, एंड आई थिंक इट्स प्रिवेंटेबल। आई थिंक वो कहते हैं ना कि जेनेटिक्स लोड्स द गन्स एंड लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर, तो वो आई थिंक दैट एग्जैक्टली। फिट्स वेल यार। अब किडनी डिसीज आमतौर पर आपने देखा है कि मेडिसिन ज्यादा अगर कोई ऐसे ही खा लेते हैं, आजकल ओवर द टॉप ड्रग्स काफी कॉमन है, पेन किलर्स प्राइमरीली, पर उसके अलावा कई एंटीबायोटिक्स भी आजकल इंडिया में, तो कहते हैं ना कि लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, तो उससे किडनी पर डैमेज होता है कि नहीं होता? डेफिनेटली होता है। सारी दवाइयों से किडनी में डैमेज हो सकता है, लिवर में डैमेज हो सकता है, स्पेसिफिकली पेन किलर्स। और पेन किलर्स के अलावा एक और दवाई है जो लोग बहुत खाते हैं, पैन 40, लैंसोप्राजोल, ऑल पीपीआईज, दे कैन ऑल्सो डैमेज द किडनी। एग्जैक्टली। एंटीबायोटिक की बात हुई तो वी आर मेकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स इन द वर्ल्ड, एंड पब्लिशिंग इट कि हमने कोई अचीवमेंट करी है। आपको बनाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी है, क्योंकि आप फजूल हम्म। में सबको So हम्म। I think everything can damage the kidneys. You have to be हम्म। very careful of what you pop in. आई थिंक मुझे लगता है इंडिया में एंटीबायोटिक के प्रोटोकॉल में हम लोग फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन में हो गया, आई थिंक स्टेफेलोस्पोरिन वो वाले, मुझे लगता है जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो अभी भी सेकंड और थर्ड जनरेशन में है। Most मैंने यूके में बहुत काम किया है, एंड मोस्ट
थिंग्स आर सॉर्टेड आउट विद कोमोक्सिक्लैव जो हमारी बेसिक है या जिसको हम लॉलीपॉप की तरह खाते हैं। काफ़ी या काफ़ी अमोक्सिक्लिन। सेंसिटिविटीज़ है यहाँ पे। अब किडनी का अगर कोई फेलियर हुआ या फिर डैमेज हुआ तो लोगों को लगता है कि बैक में नीचे हमें पेन होना चाहिए, तो वो सही है कि वो कोई मतलब वो भी मिसनोमर? आते क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला सिम्पटम्स नहीं आते किडनी डिजीज़ के। सिर्फ पहला सिम्पटम जो मुझे लगता है आता है वो इज़ हाई ब्लड प्रेशर। जो लोग ओके। ऑफ़न सोचते हैं कि स्ट्रेस की वज़ह से हो रहा है, बट आपको सोचना चाहिए कि एक 20 साल के लोग या 25 साल के आदमी को ऐसा क्या स्ट्रेस है कि उसका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ रहा है। सो समथिंग एल्स इज़ गोइंग ऑन। राइट। अब प्रोटीन का मैं डिटेल में बात करूंगा, पर जस्ट फॉर सेटिंग द स्टेज, अगर हमें किडनी डिसीज है तो हाई प्रोटीन खाना, लो प्रोटीन खाना, सब लोग कश्मकश में रहते हैं। मेजोरिटी कहते हैं कि भाई प्रोटीन को अवॉइड, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट प्रोटीन, तो वो सही है कि गलत, हम लोग डिटेल में बाद में बात। तो देख, बहुत पुरानी स्टडीज हुई हैं जो बोलती है कि लो प्रोटीन डाइट से आपकी किडनी डिजीज का प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है। स्लो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, बंद नहीं हो सकता, स्लो हो सकता है। बट ये तभी होता है जब आप स्टेज 4 स्टेज 5 में होते हो। स्टेज 1 में प्रोटीन बंद करना आपका मसल लॉस होता है, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स होती है। हम्म। प्रॉब्लम किडनी के अंदर, आपके डाइट में नहीं। तो अगर किडनी के अंदर की प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेंगे तो आप प्रोटीन कम या ज्यादा खाओ, तो मुझे लगता नहीं है स्टार्टिंग में कुछ फर्क पड़ता है। लेटर हम्म। स्टेजेस में डेफिनेटली, बट नॉट इन द अर्ली स्टेजेस। हम्म। अब आजकल फिटनेस का माहौल है तो जिम सप्लीमेंट्स काफी कॉमन है। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ शेडी इंडस्ट्री देयर, मुझे लगता है 99.99% आर यूजलेस फॉर कॉमन पीपल टू गेट फिट। सप्लीमेंट का किडनी डिसीज में डैमेज होता है कि नहीं, वो जानना चाहूँ, और कितना होता है? नहीं होता। आई थिंक अगर आप प्रोटीन और क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो सेफ है। प्रोटीन इज सेफ फॉर यू, क्रिएटिन इज सेफ फॉर यू। व्हाट इज नॉट सेफ फॉर यू इज द हेवी मेटल्स इनसाइड दी सप्लीमेंट्स। वो एग्जैक्टली। हमारी सबसे अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है आजकल। कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट बना तो आप देखिए अंदर क्या है क्या नहीं है। बट आई थिंक हेवी मेटल्स आर द प्रॉब्लम, प्रोटीन एंड क्रिएटिन इज नॉट द प्रॉब्लम। नहीं, उसके अलावा भी काफी सारे सप्लीमेंट्स है विच आर शेडी, मैं उस पे भी बात कर रहा था, वी कैन गो दैट इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स। किडनी फंक्शन टेस्ट में सबको क्रिएटिनिन मुंह जुबानी हो चुका है, तो उसका मतलब, अगर लोग कहते हैं ना कि हमारा अगर ग्रीन में से थोड़ा भी येलो जोन है तो वो कहते हैं कि भाई बॉर्डर लाइन है, इट इज ओके, तो वो सही है कि गलत है, हम लोग बाद में डिटेल में, बट जस्ट फॉर नाउ, सीरम क्रिएटिन कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर द किडनी फंक्शन, रिवीलिंग द सो किडनी फंक्शन? सीरम क्रिएटिनिन एक तरीके से हमारा बेसलाइन टेस्ट है। हम इससे जैसे ट्रायाज होता है। अब आप किसी हॉस्पिटल में या जाओ, किसी सिनेरियो में जहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया है और बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, तो इसको कहाँ रखना है, इसको कहाँ रखना है, इसको कहाँ रखना है, वैसे ही तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब बॉर्डर लाइन भी नहीं होना चाहिए, यू नीड टू बी नहीं इन द होना ग्रीन चाहिए जोन, बॉर्डर राइट? लाइन में। अगर अगर 1.3 तक रेंज है आपका, 1.4 1.5 आ रहा है, आपको इन्वेस्टिगेट करना। अगर डाइट से सप्लीमेंट से ठीक है, नो कोई मना नहीं कर रहा आपको लेने से, बट यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन कि ये क्यों हो रहा है। हुँ, हुँ। अब आजकल इंडिया में और ग्लोबली भी डिटॉक्स का ज़माना है और सब लोग ऑर्गन डिटॉक्स ज़्यादा करते हैं। तो किडनी डिटॉक्स ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता कि किडनी डिटॉक्स होगा? किडनी का काम डिटॉक्स। डिटॉक्स को डिटॉक्स, डबल डिटॉक्स हो गया। But I think there are some studies which say that antioxidants help in preserving kidney function or improving kidney function. आप देखोगे वेस्ट वेस्ट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स हैं, हाई इन foods that are high पॉलीफिनोल्स, and rich in antioxidants. So वो ले राइट। सकते हैं, but it's not a cure. It's not a cure for kidney disease. It's a supplement. बहुत हुँ, बड़ा हुँ। डिफरेंस है between supplement का। लोगों को नाम समझना समझना जरूर। Supplement एक addition है. It's not या an replacement. अब ऐसे में किडनी के नीचे थोड़े किडनी स्टोन्स पे बात करूँगा, तो किडनी स्टोन्स अगर होंगे तो पेनफुल होगा, पेनलेस किडनी स्टोन्स नहीं होते, ये सही है कि गलत? किडनी स्टोन्स आर वेरी पेनफुल। मेजॉरिटी ऑफ किडनी स्टोन्स आर वेरी पेनफुल। अगर छोटा स्टोन है तो कोई पेन हो ही नहीं सकता, डिटेक्ट कोई नहीं होगा। सिम्पटम नहीं आते। मे बी ब्लड हुँ। दिख जाए यूरिन में, और अल्ट्रासाउंड में मोस्टली इंसिडेंटल फाइंडिंग्स दिखती हैं, बट बड़ा स्टोन इज वेरी पेनफुल। हुँ। अब हमने ये पूरे जो कहते हैं रैपिड फायर तो कवर कर लिया। अब मैं हर एक टॉपिक में थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जानना, तो हम लोग जस्ट टू सेट द फंडामेंटल स्टेज, अगर किडनी का फंक्शन हमें क्या भांपना हो, या फिर व्हाट आर द की इंडिकेटर्स ऑफ अ हेल्दी किडनी, तो आप क्या कहेंगे? आदमी को क्या पता होना चाहिए कि मेरी किडनी ठीक है, ये मैं इस नजरिए से देख सकता हूँ और इस लैब टेस्ट से मुझे पता चल सकता देखिए, एक चीज ना बहुत अच्छी हो रही है इंडिया में, सब करा रहे हैं। टेस्टिंग तो ऐसी हो रही है? है कि हर बंदा, आज बोर हो रहा हूँ, चलो जाके ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं। भी हो रहा है किडनी डिजीज, बट प्रॉब्लम है कि लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे। दे आर फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव्स कि अब मैं क्या करूँ, ये हर्बल से कैसे कम हो जाएगा। आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट में पहली चीज क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन एक, जैसे मैं बोला, स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है, गुड, डोंट वरी, बट गो ऑन स्टेज 2। स्टेज 2 इज योर यूरिन टेस्ट। व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द किडनी, वी कैन ओनली नो फ्रॉम द यूरिन, बिकॉज किडनी यूरिन बनाता है। तो अगर आपके यूरिन में ब्लड या प्रोटीन है, अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज नॉट नॉर्मल। आपको अपना एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यूरिन में ब्लड एंड प्रोटीन है तो वो यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो कराते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ ये 3 टेस्ट कैन गिव यू अ वेरी गुड वैल्यू अबाउट व्हाट्स हैपनिंग टू योर किडनी। क्रिएटिनिन, इफ इट्स नॉर्मल, डू अ यूरिन डिपस्टिक।
urine dipstick normal, don't do anything else. Urine dipstick shows blood and protein, do a urine protein creatinine ratio and see a nephrologist. राइट। अब क्रिएटिनिन की आपके बात की, तो उसका मैं थोड़ा हल्के से डिटेल में जानना चाहूंगा। आजकल फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े स्लाइटली अबोव द नॉर्मल भी कई कई सिनेरियोज में होते हैं, तो वो आप समझा सकते हैं कि कब ज्यादा होता है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। और फॉल्स पॉजिटिव भी कि भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े मतलब कहते हैं ना कि ट्रांजिशनरी पीरियड में शायद वो बढ़ भी सकता है। Definitely, creatinine is not the best test for kidney disease, but it's a screening test. आप प्रोटीन, अगर आपका मसल मास ज्यादा है, अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हो, आपका क्रिएटिन लेवल ज्यादा आएगा। इसका मतलब नहीं है कि किडनी में प्रॉब्लम है। अगर आपका मसल मास बहुत कम है, तो आपका क्रिएटिन लेवल बहुत कम भी, कई कई लोगों का 0.34, 0.5, 0.4 भी, उनको लगता है उनकी किडनी बहुत हेल्दी है। इसका ये मतलब नहीं है किडनी बहुत हेल्दी है, इसका मतलब आपका मसल मास बहुत कम है। तो आई थिंक क्रिएटिनिन कैन बी समटाइम्स मिसलीडिंग, स्पेशली इन पीपल हु गो टू द जिम और टेक सप्लीमेंट्स। अगर आप हफ्ते में रोज क्रिएटिनिन टेस्ट कराएंगे, एक दिन वेजिटेरियन डाइट खाएंगे, एक दिन नॉन वेजिटेरियन डाइट खाएंगे, एक दिन ज्यादा मीट खा लेंगे, तो आपका हर रोज क्रिएटिनिन लेवल अलग आएगा। बिकॉज इट ओके। it depends on your diet, it depends on your what you've had in the previous day. So it's very much not the best test, but it's a very good screening test. और जनरली पैथोलॉजिकली हाई कौन से स्टेज में आते हैं, मतलब तो किसी का क्रिएटिन बहुत ही हाई है, वो मिड लाइन हाई नहीं है पर इट इज इन रेड जोन, तो क्या क्या कारण हो सकते So अगर आपका देखो नॉर्मल वैल्यू 0.6 या 0.7 टू 1.2 1.3 तक, मेल फीमेल में थोड़ी हैं? अलग होती है, अगेन बिकॉज ऑफ मसल मास। अगर आपका क्रिएटिनिन 1.4 1.5 आ रहा है, ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन हाई है, विच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड लाइक आई सेड बिफोर। अगर आपका 2 3 4 आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट नॉर्मल, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। ये इसका मतलब है कि या तो पिछले कुछ दिनों में आपको बहुत बीमारी हुई है, हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, अक्यूट किडनी इंजरी हुई, इसलिए आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, या अगर बहुत टाइम से चल रहा हो, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। And this is because of a number of reasons. Number one is diabetes, it is high blood pressure. थर्ड बात करें इस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब कि आपके किडनी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसमें आईजीए नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है। बाकी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज द फोर्थ लीडिंग कॉज, विच इज द जेनेटिक कॉज, जिसमें आपकी किडनी बहुत बड़ी हो जाती है साइज में। तो हैं? किडनी डिजीज के कॉजेज की बहुत सारे कॉजेज हैं, बट ये मैंने आपको ब्रॉडली बताया है, जो मोस्ट कॉमन है। और आपने सेकंड स्टेप क्या कहा था कि क्रिएटिनिन अगर आपका एबनॉर्मल है तो सब्सिक्वेंट टेस्ट आप वो समझाएंगे डिटेल में थोड़ा? तो अगर क्रिएटिनिन अब नॉर्मल आया, आपको यूरिन डिप्स्टिक कराना है। यूरिन या डिप्स्टिक में ब्लड एंड प्रोटीन देख, अगर प्रोटीन है, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो या यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ये बताता है कि कितना प्रोटीन यूरिया हो रहा है उस पॉइंट में यूरिन में। अगेन नॉर्मली यू शुड नॉट हैव मच प्रोटीन यूरिया, मिलीग्राम्स प्रोटीन यूरिया, सॉरी 100 मिलीग्राम्स प्रोटीन यूरिया 24 आवर्स तक बोलते हैं नॉर्मल है। अगर इससे हैं? ज्यादा है कि मतलब कि प्रॉब्लम चल रही है किडनी के मेम्ब्रेन में। इसमें भी डिविजन है, अगर 3.5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन यूरिया हो रहा है, इसको हम नेफ्रोटिक रेंज बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन लीक हो रहा है किडनी से। इसके कई कारण है, कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो गया, मिनिमल चेन डिजीज हो गया जो बचपन में होता है, एंड ये सब ना इट्स टू मच फॉर someone to understand on YouTube और या Instagram. इसके लिए या you have to go and see a nephrologist who can make a diagnosis. सिर्फ बात करने से इन सबका डायग्नोसिस भी किडनी या बायोप्सी से, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। मोस्ट कॉमन इन इंडिया इज डायबिटीज। डायबिटीज कैन ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ प्रोटीन यूरिया। अगर आपका हाफ अ ग्राम प्रोटीन यूरिया आ रहा है, 1 ग्राम प्रोटीन यूरिया आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके मेम्ब्रेन में कोई डैमेज चल रहा है, और डायबिटीज इज द लीडिंग कॉज फॉर प्रोटीन लीक। अब देखिए, अगर आप जिम जाते हैं, आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिन डिप्स्टिक में कोई ब्लड या प्रोटीन नहीं है, तो सिस्टैटिन सी कराइए। सिस्टैटिन सी एक बहुत हैं? अच्छा बायोमार्कर है, जो आपके किडनी फंक्शन के बारे में बता सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डाइट एंड सप्लीमेंट्स और मसल मास। तो आपसे स्टार्टिन सी अगर आपका नॉर्मल है और क्रिएटिन बढ़ा हुआ है और यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी किडनी नॉर्मल है, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट। और कई पेशेंट आते हैं, उनको मैं सीधा बोलता हूँ आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने 3 चीजें करी हैं: एलिवेटेड क्रिएटिनिन, नॉर्मल सिस्टैटिन सी, नो प्रोटीन इन द यूरिन, मींस किडनीज आर फाइन। अब लोगों को बोलता है चलो ठीक है, सब कुछ सही है, डॉक्टर ने बोल दिया सब कुछ ठीक है, अब मुझे जिंदगी भर कुछ नहीं होगा। ये हर साल कराना है, ये अगले साल कुछ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं आपको, कि आज के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक दीज आर द 3-4 टेस्ट व्हिच आर की टू फाइंड आउट अबाउट किडनी डिजीज। 2 चीजें मैं इसमें पूछना चाहता था कि कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए? क्वार्टरली कराना चाहिए, सेमी एनुअली करना चाहिए, या फिर हर साल में एक बार ही कराना? जनरली जिन्हें इंश्योरेंस होता है वो साल में एक बार तो कराते ही कराते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बारे देखिए, में दो पहले दो दो टाइप के लोग हैं। एक है, जैसे आपने बोला, इंश्योरेंस है, एनुअल टेस्ट करा लिया, सब कुछ नॉर्मल आया। दूसरा है जिनका क्रिएटिनिन 1.5 आया,
वो हर हफ्ते कराते हैं कि कौन सा लैब मेरे को नॉर्मल रेंज दे दे, आने वाला नॉर्मल, अगर कुछ है प्रॉब्लम तो ही बड़ा हुआ है। सो आई वो थिंक कंफर्मेशन बायस बहुत स्ट्रांग होता है कि भाई जब तक नॉर्मल नहीं आएगा तब तक कराते ही रहेंगे। हर हफ्ते कराते टेस्ट, कितनी बार कराना है तो बड़ा ही मुश्किल है। आई थिंक पेशेंट के मूड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बार कराना चाहता है। बट मेरे हिसाब से इफ यू आर डायबिटिक यू शुड हैव अ ईयरली टेस्ट फॉर श्योर। इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री then sorry, if you are a very strong family history and you're not diabetic yearly, if you're diabetic every 4 to 6 months you should get your kidney function test done. हम्म uh, हम्म apart from that, if you're taking supplements, I think again you should do your kidney function test every 6 months. राइट। और इसमें क्रिएटिनिन और क्रिएटिन ये दोनों में सब लोग कंफ्यूज करते हैं, तो वो आप प्लीज ये डिमिस्टिफाई कर दीजिए कि वो दोनों सेपरेट है और दोनों का आपस में रिलेशन काफी माइनर है। हाँ, क्रिएटिन तो आप एक्सटर्नली लेते हैं, एक सप्लीमेंट है जो बॉडी में जाके आपको ज्यादा एनर्जी देता है, मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। मैं ज्यादा पैथोफिजियोलॉजी में नहीं जाना चाहता इसकी, क्योंकि फिर कई फिटनेस लोग मुझे या बोलेंगे इसको कुछ पता नहीं है। बट बेसिकली अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो क्रिएटिनिन लेवल ब्लड में ज्यादा आता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्रिएटिनिन एक सप्लीमेंट है, मैं खाली जिस्ट बता देता हूँ कि जिससे हमारी एनर्जी लेवल सस्टेन ज्यादा होती है, वो हमारे मसल की जो साइकिल होती है उसमें एनर्जी को ज्यादा देर तक वही काम अच्छे से करवाने के लिए मजबूर तो नहीं कहूंगा पर हेल्प करती है। और क्रिएटिनिन आई थिंक द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है। Exactly, breakdown product of muscle which is normally released from the kidney, from excreted from the kidneys. अगर किडनी हम्म, अच्छे से काम नहीं कर रही तो ये बढ़ सकता है। और या फिर हम्म। अगर बहुत ज्यादा मसल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है बॉडी में तो ज्यादा एलिवेटेड आती मस्कुलर लोगों में या जिम जाते। इसमें डॉक्टर अर्जुन आप जीएफआर के बारे में कुछ, क्योंकि वो लगता है कि किडनी का डायरेक्ट कोरिलेशन उसका ईजीएफआर जो, तो वो उसका समझाना चाहेंगे। तो जीएफआर बेसिकली बना था ये हमें हेल्प करने के लिए स्टेजिंग में, कि ओके। क्रोनिक किडनी डिजीज को कैसे स्टेजिंग या करनी है। ये डिपेंड करता है आपके क्रिएटिनिन लेवल पे, कि एज पे, आपके सेक्स पे और आपके रेस पे। ये चारों से एक फॉर्मूला होता है, उससे जीएफआर निकलता है। आप अपने मन से नहीं कर सकते कि मेरा 1.6 है, चलो मेरा इतना होगा जीएफआर। ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर निकालता है और आपको देता है वैल्यू। अब सिस्टैटिन सी के साथ भी अगर आप सिस्टैटिन सी या ईजीएफआर तो वो भी अलग निकाल के, तो ये दो टेस्ट है, क्रिएटिनिन ईजीएफआर, सिस्टैटिन सी ईजीएफआर। अगर आपका ईजीएफआर 90 से ऊपर है और कोई प्रोटीन लीक नहीं है आपकी किडनी में या आपके यूरिन में, तो आपको किडनी डिजीज नहीं है। अगर 90 से ऊपर है और आपको प्रोटीन लीक है तो आप स्टेज 1 किडनी डिजीज पे हो। 60 टू 90 आप स्टेज 2 पे हो। 30 टू 60 स्टेज 3, उसमें दो आते हैं, स्टेज 3A, स्टेज 3B। 30 45 45 60। स्टेज 4 15 टू 30 और लेस देन 15 is स्टेज 5 और एंड स्टेज किडनी डिजीज। वी डोंट वांट यू टू गो टू स्टेज 5, वी वांट टू पिक यू अप एट स्टेज 1। दैट्स व्हाई it is important not to run away from doctors but to run to doctors. That is what I always tell patients. और अब यूरिन एनालिसिस का आप ओवरव्यू हमें बता सकते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि यूरिन इज द मिरर ऑफ किडनी हेल्थ, वो कहते हैं ना, Yeah. इट इज अ ओल्ड प्रोवर्ब, तो वो आप समझा सकते हैं कि यूरिन से। यूरिन से ही सब कुछ पता चलता है किडनी के बारे में। अगर ब्लड आ रहा है, नॉट विजिबल ब्लड, लोगों को लगता है खून दिख नहीं रहा तो खून नहीं है। इसको माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया बोल, वो लैब हम्म, में देखते हैं डिपस्टिक पे। अगर ब्लड आ रहा है मतलब कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रोटीन आ रहा है मतलब किडनी के मेम्ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। बाकी चीजें अगर आप देखो, ल्यूकोसाइट्स दिख जाते हैं, कभी व्हाइट सेल काउंट दिख जाते हैं, इसका मतलब इन्फेक्शन हो। बट अगेन समटाइम्स इट्स नॉट ऑलवेज कि अगर आपको व्हाइट सेल काउंट दिख रहा है यूरिन में तो इन्फेक्शन है। हम फिर कल्चर के लिए भेजते हैं देखने के लिए कोई बैक्टीरिया, तो कोई बैक्टीरिया नहीं है तो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया। सो आई थिंक दीज आर द थ्री मेन थिंग्स, व्हाइट सेल काउंट्स, ब्लड एंड प्रोटीन, जो हम देखते हैं यूरिन। हम्म। अब लोगों को लगता है कि किडनी सिर्फ फिल्ट्रेशन या फिर वो डिटॉक्स जो हमने बात की उसके ऊपर उसका प्राइमरी रोल यही है, पर काफी कम लोगों को पता है कि काफी और क्रिटिकल फंक्शंस भी। ब्लड प्रेशर लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारी आर्टरीज, बट उसका जो चीफ कंपोनेंट होता है वो किडनी पर, वैसे विटामिन डी का है। तो ऐसे आप कुछ किडनी के रिलेटेड कुछ बताना चाहोगे कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो खाली फिल्ट्रेशन के लिए नहीं है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक अदर ऑर्गन्स। तो पहले बात करते हैं, जैसे आपने बोला हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। किडनी ही आपका ब्लड प्रेशर करती है, हार्ट नहीं करता। लोगों को लगता है हार्ट से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एग्जैक्टली। किडनी इज द वन दैट रेगुलेट्स योर ब्लड प्रेशर। रेनिन रैस सिस्टम है, मैं ज्यादा अगेन डिटेल में बोल रहा, बट या रैस सिस्टम है जो आपके पूरे बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सॉल्ट इनटेक कितना जाएगा बाहर, कितना रहेगा, वो भी कंट्रोल करती है किडनी। अगर आप ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, आपका यूरिन डार्क आता है, क्योंकि आपकी बॉडी का ये रिस्पॉन्स है वाटर को अंदर रखना बॉडी के, ताकि पूरी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए। सिमिलरली अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया तो आपकी बॉडी बोल रही है मुझे इतना पानी नहीं चाहिए, मुझे इसको निकालना है, तो वो भी किडनी करती है। तीसरी चीज बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे लास्ट स्टेप ऑफ एक्टिवेशन किडनी से होता है, एक एंजाइम से जिसका नाम है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। पिछले 4 सालों में विटामिन डी एक अलग ही सब्जेक्ट बन गया है, विटामिन डी। और ऐसा लग रहा है कि पिछले 40-50 सालों से जो लोग विटामिन डी ले रहे थे वो सब गलत है, बट अब जो विटामिन डी एंड K2 के बारे में बात कर रहे हैं वही सब सही है।
there is no strong evidence to suggest that vitamin D is needed with K2. कोई बोल रहा है विटामिन डी, K2, मैग्नीशियम तीनों लो। अब CKD पेशेंट्स में सबका लो होता है विटामिन डी, क्योंकि इनका एंजाइम कम होता है अगर आपको किडनी डिजीज हो। सबका विटामिन डी कम होता है। हमने सिर्फ कोलेकैल्सिफेरॉल दिया है, जो कि टैबलेट है, लोडिंग डोज देते हैं, फिर मेंटेनेंस डोज देते हैं, और सबका विटामिन डी करेक्ट हो गया है। कोई K2 मैग्नीशियम के सप्लीमेंट। सो आई डोंट नो वेयर दिस हैज कम फ्रॉम। काफी हाइप बन चुका है इसके बारे में। मैं इसके ऊपर एक अभी अभी सून में चौथा काम जो किडनी करता है, जो लोगों को पता नहीं है, आपका ब्लड लेवल इंप्रूव करता है, हीमोग्लोबिन लेवल। Yep. किडनी से निकलता है ईपो, इरिथ्रोपोइटिन, जो आपके Erythropoietin. बोन में जाके ब्लड को बढ़ाता है। तो अगर आपको किडनी डिजीज है, आपका ब्लड भी कम हो जाता है। तो ये 4 मेन एक्स्ट्रा काम करता है किडनी के। 5वां है कैल्शियम और फास्फोरस को। तो 5 काम है किडनी के अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग। आई थिंक किडनी और लिवर, ये 2 ऑर्गन्स हैं, लोगों को काफी मतलब उसका अंडररेटेड कह सकते हैं, क्योंकि लोगों ने हार्ट और लंग को इतना ज्यादा ओवररेटेड बना दिया है कि मतलब ये दोनों को एग्जैक्टली ओवर साइड में चली जाती है ये। अब इसी के एग्जैक्टली जो फंक्शन आपने जो किए, उसमें से एक-एक मैं थ्रेड निकालना चाहूंगा। सबसे पहले आपने विटामिन डी का नाम, अब उसका मैं आपको लेवल्स के बारे में पहले तो जानना चाहूंगा, बिकॉज जो क्लासिकल कंसिडरेशन है 10 वाला, 10 to 30 वाला और ओवर 30 वाला, एडिक्वेट, इनएडिक्वेट एंड इनसफिशिएंट, वो क्लासिफिकेशन इंडिया के लिए कितना मतलब मायने रखता है, नहीं रखता है? क्योंकि मैंने हाल ही में ट्विटर में एक देखा था कि ये क्लासिफिकेशन हमें इंडियंस के लिए रिक्लासिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज द लेवल्स दैट वी हैव एज अ फंक्शनल, व्हाट यू से, फंक्शनिंग के लिए वैसा कहते हैं ना, वर्ल्ड वर्ल्ड के हिसाब से और इसके हिसाब से अलग होते हैं। तो उसके बारे में पहले बात करेंगे हम लोग। सो आई थिंक 50 से ऊपर होना चाहिए आपका विटामिन डी। ओके। जो मैंने देखा है 50 से ऊपर। मैं अपना कोशिश करता हूँ अपना विटामिन डी 50 से ऊपर रखूं। बाकी बात हमें कई लोग बोलते हैं हमें वी शुड रिक्लासिफाई, वी शुड डू दिस। अभी अब तक करा क्यों? आप मुझे बताइए। अगर कुछ नहीं हुआ अब तक, इसका मतलब कि देयर इज नो स्ट्रांग एविडेंस टू सपोर्ट इट। तक अगेन, अगर K2 में बात करें, सब बोल रहे हैं विटामिन डी K2 के साथ लो, तो सारे विटामिन डी टैबलेट्स K2 के साथ हमारे ICMR के रेगुलेशन में क्यों नहीं है मैंडेटरी कि K2 डालना चाहिए? जो सारी कंपनीज बना रही हैं उसमें सब में होना चाहिए। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि कोई सप्लीमेंट कंपनी 2 या 3 डाल दे इकट्ठे, वही बिकती है, इसलिए सब बोल रहे हैं कि आप इसको लो। मैंने मैंने वेस्ट में, यूके में एक बहुत बड़ी फार्मेसी है बूट्स, वहां पे जाके सारे विटामिन डी की वीडियो बना। सिर्फ एक था विटामिन डी विद K2 स्प्रे, बाकी सब सिर्फ एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी थे, मतलब कि जो हम नॉर्मली देते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। तो अगर यूके में इतनी बड़ी फार्मेसी में विटामिन डी को K2 के साथ कंबाइन नहीं किया जा रहा, मैग्नीशियम के साथ कंबाइन नहीं किया जा रहा, तो ये कहाँ से आया है इतना ज्यादा हाइप अबाउट combining three of them together? मेंटल से, राइट। So you get K2 from your diet very easily. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ K2 चाहिए। और विटामिन डी का आप कैसे करेक्शन का कुछ आप कहोगे कि एडवाइस की कैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे बड़ी डेफिशिएंसी अगर विटामिन की बात करें तो B12 के साथ साथ विटामिन डी कम्स द सेकंड क्लोज, इफ आई एम नॉट। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूके में 60,000 यूनिट्स आप ले नहीं सकते बिना प्रिस्क्रिप्शन के। आपको ओके। प्रिस्क्रिप्शन चाहिए डॉक्टर से, तभी मिलेंगे 60,000। बट इंडिया में लोग अपने मन से ले रहे हैं। हर 2 या हफ्ते में एग्जैक्टली। मैं आज ले लेता हूँ 60,000, कल मैं 1000 ले लूंगा, उसके बाद 3-4 हफ्ते बाद देखेंगे क्या करना है। बहुत सेट प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस है। अगर आपका विटामिन डी एक्सट्रीम डेफिशिएंसी में आता है, तो यू नीड अ लोडिंग डोज ऑफ 300,000 यूनिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि एक ही हफ्ते में सारे लेके खत्म करो। हर हफ्ते 50,000 या 60,000 यूनिट्स लो, 60, हाँ। 5 से 6 हफ्ते, ताकि टोटल 300,000 हो। उसके बाद आप डेली डोजिंग ले सकते हो, 800 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स। कई लोग 2000 भी लेते हैं, ठीक है 2000 भी ले लो। बट सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग। अगर आपने विटामिन डी का टेस्ट कराया है पहले, रिपीट भी तो कराओ, देखने के लिए कि इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा। आप सरप्राइज हो गए कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉर low vitamin D in people who are diagnosed with vitamin D deficiency is not vitamin D, K2 और magnesium, is people not taking the supplement. भूल गया ओके। आज। अब आप 100 लोगों से पूछो जिनको प्रिस्क्राइब किया विटामिन डी, किसने एक्चुअली हर हफ्ते ली है? बहुत आसान है भूलना। हर संडे मुझे टैबलेट लेनी, मिस हो गई कभी। आई थिंक इट्स वेरी कॉमन। और सप्लीमेंट के लेवल्स ला सकते हैं कि वो मतलब वी नीड एक्यूट करेक्शन, वो जानना चाहूंगा, बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई सप्लीमेंट नहीं खाने और धूप से, तो वो उसके नहीं बारे में होगा, जानना हूँ। नहीं नहीं होगा। होगा, एक्यूट एक्यूट करेक्शन की जरूरत है बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग, राइट। और इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट द ओवर लेवल्स आल्सो, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, राइट। Exactly. That's why I'm saying 60,000 units just taking whenever you want is not right. आपको आपको ब्लड टेस्ट के हिसाब से ही करना चाहिए। अ,
तो ओवर राइट। करेक्शन भी हो सकता है जो टॉक्सिक हो सकता है लिवर के लिए, किडनी के लिए। राइट। अब किडनी के साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएशन वाटर का होता है क्योंकि वो फ़िल्ट्रेशन और यूरिन ज जो हमने बात की थी। तो ओवर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन के बारे में आपसे पूछूँगा एज़ अ किडनी डॉक्टर व्हाट्स द प्रोटोकॉल वी नीड टू फॉलो? कि लोगों को लगता है एक तो ऐसे लोग हैं कि जब पानी को मतलब थर्स्ट लगती है या फिर याद आते है तभी वो पानी पीते हैं। आई थिंक दे विल बी अंडर हाइड्रेटेड और कई लोग ऐसे होते हैं कि भई पानी पियो किडनी अच्छी होगी, पानी पियो किडनी अच्छी होगी, 4-5 लीटर पियो तो वो ओवर हाइड्रेटेड हो। तो व्हाट्स द राइट देखो वे टू अप्रोच इट? आवर बॉडी इज वेरी स्मार्ट। अगर आप कम पानी पियो बॉडी कॉम्पेंसेट करती है, अगर आप ज्यादा पानी पीते हो बॉडी कॉम्पेंसेट करती है। व्हाट इज द आइडियल? अगर मैं आपको बोलूं कल आपको 2 लीटर 600 ml पीना है अपने बॉडी वेट के हिसाब, क्या आप एक्चुअली 2600 ml रोज पी पाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। कितनी बार फोन, कितनी एप्स डाउनलोड कर लोगे फोन में कि मैंने इतना पानी पिया, मुझे इतने बजे पानी पिया? सो आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज व्हाट इज प्रैक्टिकल। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, बहुत हैवी है, एक्सरसाइज ज्यादा करते हो, ज्यादा पानी पियो। अगर आपकी लाइफस्टाइल है सेडेंटरी है और आप ज्यादा बाहर नहीं जा रहे तो कम पानी पियो। कम और ज्यादा क्या होता है? देयर इज नो नंबर। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, देयर इज नो नंबर। और जो भी आपको बोल रहा है कि इतना पानी पियो उतना पानी पियो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। बोलना बहुत आसान है बट रियलिटी बहुत डिफरेंट है। तो जो जो रूल है, हम बोलते हैं कि अगर आपको एंड स्टेज किडनी डिजीज है और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पैरों में सूजन हो रही है, तो आपको 1.5 लीटर से कम पानी पिए, 1.5 लीटर से। अगर आपको किडनी डिजीज नहीं है और आप ऐसे नॉर्मल हो, 70-80 kgs, तो 2.5 to 3 liters is what you should drink. When हुँ। should you drink more water is when you're taking supplements like creatine supplements or protein supplements. Then you should drink more than 3 liters of water to flush it out. हुँ। अब आमतौर पर हाइड्रेशन के साथ मुझे लगता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इम्बैलेंस का भी हमें डिस्कशन करना चाहिए क्योंकि मान लो कि आई एम अ टेनिस प्लेयर तो उसमें मुझे पर्सपिरेशन ज़्यादा होता है देन आई हैव टू टेक केयर ऑफ द वाटर एज़ वेल एज़ द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस व्हिच आई नीड टू हैव बिकॉज़ स्वेट के साथ तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के कारण इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स भी काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। पीपल आर जस्ट हाइड्रेटिंग विद दैट। प्लेन वाटर भूल गए और वो डायरेक्ट मतलब वो अपना पैकेट खोल के डायरेक्ट वो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक ही पी हाँ, तो आई थिंक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात, दो मेन चीजें चाहिए आप, सॉल्ट जिस मतलब सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये तीन चीजें या चाहिए। Do you need it every time as an electrolyte supplement or a separate supplement? I think there's no harm. अगर आप 1 घंटा भाग रहे हो, पसीने आ रहे हैं आपको, आप ले लो एक electrolyte supplement, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर अगर हुँ, आपको CKD स्टेज 4 है, CKD स्टेज 5 है, तो ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा सॉल्ट और पोटेशियम लेवल हो सकता है। अगर आप नमक डाल दो और थोड़ा सा काला नमक डाल दो, पेपर दो या नमक डाल दो या काला नमक के साथ कर लो, तो उसमें आपको मिल जाता है सब कुछ। ऐसे ज़रूरत नहीं है कि आपको लेने की ज़रूरत है। नथिंग इज़ मैंडेटरी। ऑल दीज़ सप्लीमेंट्स कोविड के बाद बूम हुआ है। कोविड से पहले तो कोई बात ही नहीं कर रहा था सप्लीमेंट की बात। सो इट इज़ मोर ऑफ अ मार्केटिंग गिमिक क्योंकि आपका फेवरेट एग्ज़ैक्टली, इन्फ्लुएंसर पीता है तो आपको भी पीना है वैसा है। और वो उस 30 सेकंड के लिए पी रहा है ना, आपको क्या पता वो बाद में क्या कर रहा है। हाइड्रेशन जैसा दूसरा मैं जूसेस की बात करना चाहूँगा क्योंकि आजकल किडनी डिटॉक्स जूसेस जो आगे रैपिड फायर में बात की थी, तो देयर आर लॉट ऑफ ड्रिंक्स बेसिकली साइट्रस ड्रिंक्स, क्रैनबेरी जूसेस, ऑरेंज जूसेस, लेमन जूसेस तो कहते हैं कि आंवला जूसेस मतलब कोई भी अगर साइट्रस फ्रूट है अगर उसका जूस बना लिया तो बोलते हैं कि उससे किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। अब ये कितना सच है, कितना गलत है वो आप बताइए? सो विटामिन सी जिसमें ज़्यादा है, वो एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है और हमने बात करी है कि कुछ स्टडीज़ बोलती है कि एंटीऑक्सीडेंट लेने से कुछ फ़र्क पड़ता है किडनी में। बट अगेन दिस इज़ नॉट साइंटिफिकली बैक्ड। कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा कि आप विटामिन सी या आंवला का जूस उससे आपका डायबिटीज़ खत्म हो जाएगा, डायबिटिक किडनी डिजीज़ खत्म। सो दीज़ आर ऑल सप्लीमेंट्स, आपको लेना है ले लो। हुँ, राइट। इट्स योर अब विश। हाँ, अब इंडिया में जो सबसे बड़ी डाइट डेफिशिएंसी है वो प्रोटीन की है। थिंक 80 टू 90% ये तो स्टैटिस्टिक्स बताती है पर मैं तो 90 प्लस ही कहूँगा ऑल आर प्रोटीन डेफिशिएंट। पर अगर मान लो कि मैं भी अगर किसी अपने पेशेंट्स को मेरी जीपी प्रैक्टिस में या फिर अगर मेरे रिलेटिव्स में भी कहूँगा तो डायरेक्ट कहेंगे कि भाई किडनी खराब हो जाएगी, प्रोटीन मत खाना, स्पेशली द वे प्रोटीन सप्लीमेंट और ऑल दैट। तो ये आप क्लियर करिए कि प्रोटीन और किडनी में डैमेज होता है कि नहीं होता, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? बिकॉज़ आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू जीएफआर एंड द फिल्ट्रेशन थिंग। कई सारी बीच में स्टडीज़ लोग वो कहते हैं ना कि पबमेड पे कोई भी अपनी कहानी सुनाने के लिए वो स्टडी फेक। तो मैंने ज़्यादातर स्टडी जीएफआर और उसके रिलेटेड है, तो साइंटिफिकली आपसे एक्सप्लेनेशन जानना चाहूँगा। सो आपको चाहिए 0.8 टू 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। अब दिस इज लीन वेट। आप 200 किलो के हो जिसमें फैट ज़ीरो, मसल मास और लीन वेट कम, तो आप 200 ग्राम प्रोटीन, दैट टाइम यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक, बट ऑन एवरेज यू नीड अराउंड 0.8 टू 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट। अगर आप 70 किलो के हो, आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कुछ नहीं होगा आपकी किडनी को अगर आप 70 ग्राम प्रोटीन खाओगे। अगर किडनी फंक्शन थोड़ा सा कम आ रहा है, अगर ईजीएफआर थोड़ा कम आ रहा है, इसका मतलब है कि क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है। अगर क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो और आपका मसल मास ज्यादा है। इसका ये मतलब नहीं है कि किडनी में डैमेज है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी। सो आई थिंक दिस इज अ मिथ
एंड इट्स ओनली इन इंडिया। वेस्ट में कोई नहीं बोल रहा आपको प्रोटीन बन, हम तभी बोलते हैं अगर आपको सीकेडी स्टेज 4 या स्टेज 5 है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन से मसल बनता है, एंड मसल, मोर मसल इज रिलेटेड टू लेस मोर्टालिटी, मतलब कि आपका चांसेस ऑफ डेथ इज लेस अगर आपके पास मसल मास ज्यादा है। और ये बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज ने दिखाया है अमेरिका में और यूके में। तो प्रोटीन ना खाना आई थिंक इज अ बिग मिस्टेक, एंड यू शुड डेफिनेटली increase protein intake because there are much more benefits of protein. Why is India the diabetes capital of the world? Because we don't have protein. We only have carbohydrates. हमारा ब्रेकफास्ट ब्रेड है, लंच में चावल है, रात को चावल और रोटी दोनों है। तो आप प्रोटीन खाओ, सब कुछ होगा ही नहीं डायबिटीज। राइट। अब इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपना रीजनिंग क्या करते हैं, क्योंकि आपने भी कई सारी रील्स बनाई है, मैंने देखा था कि यू आर रिएक्टिंग टुवर्ड्स मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये प्रोटीन और उसका मिस इन्फॉर्मेशन का मूल कारण क्या है, वो लोग क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो हम लोग यहाँ डिबंक कर सकते हैं ताकि लोगों को यहाँ फंडामेंटली क्लियर हो जाए, ताकि कल कोई कहे कि भाई प्रोटीन से किडनी डैमेज होगा तो वो बता सके कि भाई साइंटिफिकली इसका कोई बेसिस ही नहीं है। देखिए किडनी डैमेज को मेजर कैसे करते हैं लोग, ये देखिए किडनी डैमेज को लोग मेजर करते हैं विद ब्लड टेस्ट में आपका क्रिएटिनिन बढ़ा है, ईजीएफआर कम है, लोगों को लगता है किडनी डैमेज हो गया। बट यू दैट्स हाउ पीपल परसीव किडनी डिजीज, राइट? कि आपका किडनी डैमेज का जो मेजरमेंट है वो ब्लड टेस्ट से हो रहा है, इसलिए हमारा किडनी डैमेज हो गया क्योंकि हम प्रोटीन कम, हमारा मसल कम हो रहा है, हमारा क्रिएटिनिन लेवल कम आ रहा है, हमारा ईजीएफआर ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमारा किडनी डैमेज रिवर्स हो गया। This is the whole fundamental in people's mind. So it's all related to your diet. Your blood test is related to your diet. अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे, उसके अलग साइड इफेक्ट्स है। लो मसल मास, अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो बेनिफिट ज्यादा है और साइड इफेक्ट्स कम है। सो प्रोटीन हम्म। से आपकी किडनी डैमेज नहीं। ब्लड टेस्ट शायद दिखा दे कि आपका ईजीएफआर कम हो गया है। वो क्यों है? क्योंकि आपका मसल मास ज्यादा है और क्रिएटिनिन ज्यादा है, जिसके बारे में हम पिछले आधे घंटे से बात। बहुत जरूरी है लोगों को समझना ये कि आप अपना, एक तो बहुत सारे कोचेस बन गए ऑनलाइन, बहुत कोचेस मैंने भी देखे हैं कि हर बंदा कोच है, कोच का कोच बन गया, एंड आई एम लाइक यू नो, तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत गलत गलत इन्फॉर्मेशन है। कोई बोलता है बंद कर दो प्रोटीन, कोई बोलता है बढ़ाओ प्रोटीन। तो वो आदमी बोलता है क्या करूँ यार, खाओ या ना खाओ, देयर अ लॉट ऑफ और मिस इसकी अपर इन्फॉर्मेशन। लिमिट तो है नहीं, राइट? प्रोटीन की वैसे कोई सेफ लिमिट है? क्योंकि उसका वो भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि लोगों को ऐसा ना लगे कि प्रोटीन ही खाओ, क्योंकि वो कहते नहीं हैं ना खा कि सकते वो पैलियो डाइट की पूरी एक व्यू थी। आप 80 केजीज के होंगे, 75 80 केजीज के होंगे। अगर आप 2 70। ग्राम भी खाओ, आपको 160 ग्राम प्रोटीन खाना है दिन में, हर रोज। कैसे खा सकते हो आप 160 ग्राम प्रोटीन? इम्पॉसिबल है, अनलेस यू आर इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड लाइक यू टेकिंग वे प्रोटीन या डाइट नेचुरली। आप वेजिटेरियन हो, स्पेशली अगर वेजिटेरियन हो, अरे कितना पनीर खा लोगे? नहीं हो सकता 160 ग्राम। सो हम्म। अपर लिमिट बात करो 1.2 ग्राम्स, मैक्स से 1.5 ग्राम्स तक। अगर आपकी किडनीज हेल्दी है तो किडनीज हेल्दी है, इसका मतलब है कि किडनी के अंदर कुछ डैमेज नहीं है। प्रोटीन हम्म। यूरिया किडनी से नहीं हो रहा। हम्म। ब्लड टेस्ट की बात नहीं कर रहा, प्रोटीन यूरिया की बात। अगर किडनी में कोई डैमेज नहीं है, स्टेज 4 स्टेज 5 पे नहीं है, तो आप अप टू 0.8 टू 1.2 ग्राम्स तक ले सकते हैं प्रोटीन। हम्म। अब डाइट में आगे जाने से हाइपरटेंशन को कवर करना चाहूंगा कि आपने कहा था कि ब्लड प्रेशर का जो की कंपोनेंट होता है वो मतलब रेगुलेटरी पूरा किडनी कर रहा होता है, तो वो आप पहले समझाएंगे ऊपर से, और मुझे कह सकते हैं कि कैसे हाइपरटेंशन बनता है, मतलब किडनी के डिसफंक्शन से बनता है, क्या फिर लोगों को आम आम जिंदगी में लोगों को लगता है कि भाई जिसका स्ट्रेस हाई होता है ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो आरएस सिस्टम हम लोग पूरी नहीं समझेंगे, पर ऊपर ऊपर से समझ सकते हैं कि हाउ स्ट्रेस कैन लीड टू ब्लड प्रेशर एंड हाउ मैं ब्लड प्रेशर मैं हैपेंस। अपने पेशेंट्स को बड़े सिंपली बताता हूँ, ये आपकी किडनी है, ठीक है? और साथ में ये आपका सिस्टम है ब्लड प्रेशर का। बीच में एक तार है, अगर ये तार छोटी हो तो ये वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी में सॉल्ट को ज्यादा अब्सॉर्ब करना, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इतना ही सिंपल है। ये तार क्यों छोटी बड़ी होती है? अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम होती है, किडनी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस तार बेसिकली ब्लड वेसल है। अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाती है, रैस सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से सोडियम बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं, अगर आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, लोगों को लगता है कि मुझे बाहर के फैक्टर्स की वजह से ब्लड प्रेशर है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ब्लड प्रेशर हो रहा है क्योंकि किडनी में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सिस्टम है किडनी के पास वो एक्टिवेट हो चुका है। एक्सटर्नल फैक्टर्स प्ले अ रोल, आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेस प्लेज अ रोल, एंजाइटी प्लेज अ रोल, but it would not cause hypertension in a 22-23 year old. यू कैन हैव व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जिसमें आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के सामने आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, चलो आपको 3-4 दिन से उसमें आप एक 24 आवर ब्लड प्रेशर कराओ, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर कराओ। अगर वो या। भी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट हाइड दिस फैक्ट। सॉल्ट की अगर हम बात करें, डाइट और सॉल्ट में, लोग बोलते हैं सॉल्ट बंद कर दो। अगेन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू स्टॉप सॉल्ट। व्हाट वी मीन इज आप कुकिंग में सॉल्ट डालो, ऊपर सॉल्ट मत डालो, ठीक है? या। आप कुक करो सॉल्ट के साथ, पर ऊपर मत छिड़को 6 बार। तो इतना ही बोल रहे हो और कुछ नहीं।
और नॉर्मल आदमी को मतलब क्या-क्या लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन आप देते हैं, वो हम लोग यहाँ कवर कर सकते हैं? चूँकि ये एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, मैं डिटेल में नहीं जानना चाहूँगा बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग टू अ प्राइवेट कंसल्टेशन। हम लोग जो जनरली ब्लैंकेट प्रिस्क्रिप्शन किसी को दे नहीं सकते, बट जस्ट फॉर अ प्रिवेंटिव केयर। मान लो अगर मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, मैं हूँ नहीं पर मैं कहता हूँ कि मेरा 124 है या फिर थोड़ा मतलब अपर रेंज में, देन व्हाट शुड आई डू इट टू नॉट प्रोग्रेस फर्दर एंड रिग्रेस? सो आई थिंक आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट आई हैव ट्राइड इट माय सेल्फ। मैंने 40 केजीज कम किया अपना वेट 10-12 साल पहले। एंड आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू गो। अगर आप हाई प्रोटीन लो कार्ब इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, बहुत डिजीजेज उससे रिवर्स हो जाती है। आपका डायबिटीज बेटर हो जाता है, डायबिटीज बेटर हो गया तो किडनी डिजीज बेटर हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है। तो आई आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज, आई टेल एवरीवन टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये हुँ, ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट ना, ये बड़ा वेस्टर्नाइज या कॉन्सेप्ट है कि हमें ब्रेकफास्ट या लंच डिनर खाना चाहिए। अगर आप हजारों साल पहले देखो, लोग एक मील खाते थे, वो भी दे हैड टू हंट इट डाउन। यू नो देयर वाज़ हुँ। नो 3 मील 3 बार खाना खाएँगे एंड दे वर क्वाइट हेल्दी यार। ये सारी कंडीशंस तो हमारे खाने की वजह से आई हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमें कम खाना चाहिए, लिमिटेड खाना चाहिए और क्वालिटी फूड खाना। मैं ये इतना ही बोलना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। अब मैं ये आपको इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कई सारे किडनी स्पेसिफिक डाइट हो मतलब लोग कहते हैं कि किडनी को डिटॉक्स का तो हमने बात कर दी पर अगर किडनी हेल्थ अच्छी रखनी हो तो आपको जनरली मैंने पाया है कि एविडेंस बेस्ड तो लो सॉल्ट रिलेटिवली लो सॉल्ट एंड हाई व्हाट यू से विटामिन सी और वो सारा जो आपने बात कहा था एंटीऑक्सीडेंट्स वाला। तो ऐसा कोई किडनी स्पेसिफिक डाइट है कि भाई हेल्थी किडनी के लिए एक स्पेसिफिक डाइट है कि जनरलाइज जो हम लोग करना चाहिए कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट नहीं है फॉर कोई नहीं है? रिवर्सिंग किडनी डिजीज। इट्स अबाउट रिवर्सिंग द कॉज ऑफ किडनी डिजीज। यू नो लाइक हुँ, डायबिटीज की डाइट हो गई, हाई ब्लड प्रेशर की डाइट हो गई, डैश डाइट बहुत पॉपुलर है फॉर हाई ब्लड या प्रेशर। डैश। इट्स ऑल अबाउट द कॉज फॉर द किडनी डिजीज, नॉट फॉर द किडनी हुँ, इटसेल्फ। हुँ। अब किडनी का टॉक्सिन क्या-क्या हो सकता है? मतलब किडनी को डैमेज क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसका हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे एंड देन वी कैन पुल द थ्रेड अकॉर्डिंगली। So I think painkillers, ibuprofen, NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs सारे किडनी को डैमेज करते हैं और लोग इसको ऐसे ही पॉप इन कर लेते हैं, इनको पता ही नहीं क्यों ले रहे हैं। सो आई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे पैंटोप्राज़ोल, लैंसोप्राज़ोल, रैबेज़ोल, सारे ज़ोल्स ये भी आपकी किडनी को डैमेज करते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ से। एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्राइटिस होता है इससे, जो कि आपके किडनी में ट्यूब्यूल्स और एक ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से हुँ, सारा फ़िल्टर होता है, ट्यूब्यूल्स में ब्लड वगैरह जाता है, यूरिन जाता है। तो अगर ट्यूब्यूल्स डैमेज्ड है, तो आपका किडनी फंक्शन बढ़ सकता है और ये एटीएन हुँ, करता है, एनसेड्स भी और पीपीआईज़। हुँ। और नॉर्मल हम में से कुछ वैसा है जो किडनी में डैमेज करता है अगर हम लोग ज़्यादा कंज़्यूम करें? कुछ भी नहीं है सर। स्मोकिंग, अल्कोहल वो अलग रखता हूँ मैं। स्मोकिंग से किडनी डैमेज नहीं होती, जो किडनी की जो वेसल है, ब्लड वेसल है, वो डैमेज होती है। तो हुँ, ब्लड वेसल अगर डैमेज होगी तो किडनी में ब्लड फ्लो कम जाएगा, उसकी वजह से किडनी डैमेज। हुँ। सिमिलरली तभी डैमेज होता है अगर लिवर फेल हो जाए। अगर लिवर फेल हो या जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से किडनी डैमेज होती है। अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं, आपकी किडनी में नहीं, वो आपके लिवर में जा रहा है। हुँ। और कैफ़ीन और कॉफ़ी स्पेसिफिकली जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, हमारे इंडिया में तो अभी राइज़िंग कल्चर है, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ आप हो, वहाँ तो कॉफ़ी कल्चर पहले से ही है, स्पेशली हाइली कैफ़ीनेटेड वन व्हिच इज़ द ब्लैक कॉफ़ी ऑल्सो। तो उसका किडनी पे कैसे डैमेज होता है, वो मैं आपसे समझना चाहूँ? सो कैफ़ीन इज़ अ डायूरेटिक। तो बेसिकली या डायूरेटिक का मतलब है कि आप ज़्यादा यूरिन पास करोगे कैफ़ीन अगर पियोगे। तो अगर आप साथ में पानी पी रहे हो तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म। कोई 10 कप ब्लैक कॉफ़ी पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन होगी, जिसकी वज़ह से किडनी डैमेज होगी। मतलब कॉफ़ी पानी पीना जाके चाहिए, आपको वो मेन कह रहा हाँ। हाँ, पानी एग्ज़ैक्टली हमें पानी हाइड्रेटेड पीना रहना चाहिए। पड़ेगा बिकॉज़ ऑफ द डाययूरेटिक इफेक्ट। एग्ज़ैक्टली, बल्कि दे आर सेइंग ब्लैक कॉफ़ी हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स। सो अगेन व्हेन वी सी रिसर्च विद या एंटीऑक्सीडेंट्स, ब्लैक कॉफ़ी इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल। हुँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट आई नीड टू से दिस बिकॉज़ ऑफ द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वी बोथ प्रमोट। आजकल इंडिया में अल्टरनेटिव मेडिसिन का काफ़ी काफ़ी अपहोल्ड हो चुका है थैंक्स टू द फंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो और मैं पॉलिटिकल और सोशली नहीं जाना चाहूँगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फ्रॉम द साइंटिफिक लेंस अपने अपने ओपीडीज़ में, अपने अपने पेशेंट्स में, मैं वो एज़ अ पेशेंट एक प्रोफाइल भी बता सकते हैं कि भाई एक यंग पेशेंट आया था जिसने ऐसा-ऐसा किया जिसके कारण ऐसा तो ऐसा कुछ केसेस आप सिग्निफिकेंटली हमें बताना इट वुड बी लवली टू फॉर सो दैट। आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट सम रिसर्च। महाराष्ट्र में इन्होंने एक रिसर्च की थी कि छोटे-छोटे गाँव में अ लॉट ऑफ फार्मर्स वर यूजिंग समथिंग टू ब्रश देयर टीथ, के ओके। अंदर हेवी मेटल्स पाए गए। ऐसे ही जब इन सबका किडनी फंक्शन टेस्ट देखा गया, सबकी किडनीज़ में डैमेज था। सबकी हुँ, किडनीज़ अल्ट्रासाउंड में छोटे साइज़, जिन-जिन लोगों की बायोप्सी हो पाई, किडनी बायोप्सी हो पाई, इन्होंने chronic interstitial nephritis देखा, मतलब chronically damaged kidneys because of these heavy metals. No one can tell you even with a biopsy कि कौन सी मेटल थी, किस चीज ने इस किडनी को डैमेज, कोई नहीं बता सकता आपको। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि
इंडिया में कई बार लेट प्रेजेंटेशंस होती हैं, सबसे ज्यादा या लेट प्रेजेंटेशन इंडिया में हो रही है, क्योंकि लोग पहले ऑल्टरनेट मेडिसिन ट्राई, कई हॉस्पिटल्स बन गए हैं कि हम आपकी किडनी रिवर्स, आई डोंट थिंक आपने यूट्यूब में देखा है कि there's a गाय जो बोलता है आप बाथटब में बैठिए, वो डायलिसिस करूंगा मैं आपकी, स्वेटिंग से डायलिसिस होगी आपकी, ये भी चल रहा है। एंड मैंने पेशेंट से बात कर, हमारा खुद का डायलिसिस यूनिट है दिल्ली में, मैंने पेशेंट से बात करी है जो ये सब कर चुके हैं। इट्स नॉट चीप, 1.5 lakhs पर मंथ लगते हैं ये सब करने के। वो कुछ देते हैं इनको, पता नहीं क्या देते हैं, इनको खुद नहीं पता ही क्या खा रहे हैं, एंड उसके बाद बोलते हैं आपका किडनी फंक्शन बेटर होगा। कुछ लोगों का किडनी फंक्शन एक्चुअली बेटर होता है, पता है क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं आप प्रोटीन मत, प्रोटीन जब बंद करोगे आपका क्रिएटिनिन लेवल कम होगा, आपका किडनी फंक्शन इंप्रूव होगा। ब्लड टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोलना, ब्लड टेस्ट में, नॉट एक्चुअली। सो लोगों को होपफुल लगता है फर्स्ट फ्यू मंथ्स कि यार इसने मेरा बेटर कर दिया है, मैं ये चीज खाते रहूंगा, इससे इंप्रूव होगा। कोई इंप्रूवमेंट नहीं। आफ्टर अ पॉइंट क्रिएटिनिन और बढ़ता है, इरिवर्सिबल डैमेज होता है, और ये डायलिसिस पे होते हैं। ये बायोप्सी अगर आप कराओगे सब में क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आएगा, क्योंकि these things are laced with heavy metals. There's nothing like lab testing for these Ayurvedic medicines. आपको वो दे देते हैं, आप जाके खाते हो, आपको नहीं पता ये कहाँ बन रही है, इसके अंदर क्या है, क्या क्या नहीं है इसके अंदर, और क्या कौन से एक्स्ट्रा केमिकल्स डाले हुए हैं, यू डोंट नो एनीथिंग। सो आई वुड हम्म, नॉट advise. I'm very much against Ayurvedic medicine when it comes to kidney disease. I don't think they work. I think they scam people, एंड बहुत पैसा बना रहे हैं लोग विद दी सेंटर्स। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई है इसके बारे में, एंड आई स्पेसिफिकली स्पोक अबाउट द वीडियो वेयर एक पेशेंट से वो बात करता है जो लेटा हुआ है एक टब के अंदर, जहाँ पे बेसिकली इट्स लाइक अ जकूजी, और बोला जा रहा है कि मैं इनके पास आया और मेरी अब डायलिसिस हो रही है, इधर बैठ के मैं डायलिसिस कराता हूँ। मैंने कॉन्सेप्ट है डायलिसिस का, मेरे पसीने आते हैं, पसीने से मेरे टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो मैंने कुछ स्टडीज देखी, कुछ स्टडीज बोलती है कि अगर आपको पसीने ज़्यादा आते हैं कि थोड़े बहुत यूरिया क्रिएटिनिन आपका थोड़ा कम हो सकता है, थोड़े टॉक्सिन निकल सकते हैं। व्हाट अबाउट डिहाइड्रेशन? व्हाट अबाउट यू कांट रिप्लेस द फंक्शन, इवन अ डायलिसिस मशीन कैन नॉट रिप्लेस द फंक्शन ऑफ अ किडनी, इसलिए आपको हफ्ते में 3 बार आना होता है। इट कैन नॉट रिप्लेस द फंक्शन ऑफ द किडनी। हम्म। हाउ कैन अ जकूजी डू? आई थिंक बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट शुड डेफिनिटली डू समथिंग अबाउट दिस, वरना हमारा किडनी डिजीज बढ़ता रहेगा, लोगों को गलत डायरेक्शन मिलेंगे, एंड diseases are preventable, these diseases are treatable. There is so much research happening in kidney disease, and I'm very passionate about this because it's the best time to be a nephrologist. But if you go ahead and do these alternate medicines who are just scamming you, you will not get the benefits of the treatment. हुँ। और आपने आयुर्वेदा की बात की, ऐसे ही काफ़ी और सारी सिस्टम्स हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि प्लेसिबो से या फिर एनर्जी मेडिसिन से भी, तो वो भी मैं यहाँ डिस्कशन में लाना चाहूँगा कि भाई डैमेज आप कर ना रहो, मतलब एक्टिवली कर डिले ट्रीटमेंट, जो आपने कहा कि प्रेज़ेंटेशन आपको 1-2 महीने बाद, तो वो प्रोग्रेस तो वो भी देखना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात ट्रीटमेंट की बात करते हैं किडनी डिजीज की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सब कुछ बताने में। जो हम ट्रीटमेंट फोकस करते हैं ना, हम सारी दवाइयाँ देते हैं जो प्रोटीन लीक को कम कर, हुँ, हमें आपका प्रोटीन लीक कम करना है, क्योंकि स्टडीज ने दिखाया है जितना ज्यादा प्रोटीन लीक उतना ज्यादा किडनी डैमेज ओवर टाइम। अगर आप डायबिटिक हो जिसकी वजह से आपको किडनी डिजीज है, उसकी वजह से प्रोटीन लीक है, हम आपका डायबिटीज ट्रीट करेंगे और दवाइयां देंगे जिससे प्रोटीन लीक कम होगा। अगर आपको मिनिमल चेन डिजीज है जिसमें मेम्ब्रेन डैमेज है, हम आपको स्टेरॉइड्स देंगे ताकि मेम्ब्रेन का डैमेज ठीक हो। अगर आपको कोई और बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल आईजीए नेफ्रोपैथी, भी हम दवाइयाँ देते हैं ताकि आपका प्रोटीन लीक कम हो। अगर आपको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, वी गिव इन्फ्यूजन्स ताकि जो मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज हो और प्रोटीन लीक कम हो। सो लोगों को लगता है ये तो मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई उससे मेरे को ब्लड प्रेशर तो है। ये ब्लड प्रेशर की दवाई मैं आपके ब्लड प्रेशर के लिए, ये आपके प्रोटीन लीक के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रोटीन यूरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किडनी डिजीज। अगर आपने इतना समझ लिया कि प्रोटीन यूरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किडनी डिजीज, बहुत लोग इंडिया में अपनी किडनी बचा। हुँ। आई थिंक हेवी मेटल के साथ बाकी सारी टॉक्सिन्स भी होती हैं। हमने बीच में बात की थी प्रोटीन की, जिसमें लोग मतलब अफ्लाटॉक्सिन भी, व्हिच इज़ द फंगल टॉक्सिन, जो स्टोरेज ऑफ व्हे प्रोटीन, वो कहते हैं ना कि सैनिटाइज्ड स्टोरेज ना हो तब भी ऐसा बनता है। सो प्लीज़ टेक केयर कि कोई भी आप फूड तो वो हाइजीनिक हो, क्योंकि अगर वो अनहाइजीनिक होगा तो उसमें भी कई सारे टॉक्सिन्स हो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या मतलब अनहाइजीनिक फूड से भी किडनी डैमेज हो, राइट? विद दिस अफ्लाटॉक्सिन्स एंड लाइक दिस काइंड ऑफ। किसी भी टॉक्सिन से सो हुँ। यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू ईट। हम वे प्रोटीन की, तो ये हेवी मेटल्स की वजह से आपने हेवी न्यूज़ में मेटल शायद पढ़ा सेंट्रिक है। होगा, न्यूज़ में एक आया था कि एक फेयरनेस क्रीम की वजह से भी लोगों को मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हुई। या अगर आप गूगल में करो फेयरनेस क्रीम एंड मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ये इंडिया में न्यूज़ थी, क्योंकि इस फेयरनेस क्रीम में हाई लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी एंड लेड पाए गए। उसकी मर्क्यूरी लेड, वजह से या। किडनी में डैमेज हुई। सो वे प्रोटीन में भी आप लोग टेस्टिंग कर रहे हो, लेड और मर्क्यूरी की कर रहे हो। अब किसी ब्रांड को अपने आप को प्रमोट करना है, वो लेवल ही बता देता है कि ये लेवल हमारे उसके हिसाब से कम है,
बट इंडियंस के लिए ये लेवल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। यार आप क्या कुछ भी जो मन में आ रहा है आप बोल रहे हो, दैट्स व्हाई आई डोंट हम्म। इवन। काफी ब्रांड्स ने मुझे भी रीच आउट किया कि आप सेल प्रमोट दिस प्रोटीन। आई एम नॉट अगेंस्ट वे प्रोटीन, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनीथिंग विद हैवी मेटल्स। आई थिंक मेरा भी सेम ही स्टांस है, क्योंकि कई सारे आपके जैसे पिछले 4-5 साल में कई सारे देयर वर इनबाउंड ऑफर्स, और उसमें यही दिक्कत है कि भाई अच्छा ब्रांड हो जाएगा, पर हर एक बैच को आपको टेस्ट करना, एक टेस्ट एग्जैक्टली। करके आप वैसा भरोसा नहीं कर सकते। द सब्सिक्वेंट सैंपल्स और द सब्सिक्वेंट बैचेस विल बी द एज क्लीन एज द करंट वन। इसलिए आई थिंक मैंने भी एक डिसीजन लिया है कि आई वुड नेवर प्रमोट एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स ऑन माय चैनल। अब रही बात कि इंडिया में कल्चर है पीसीएम की, मतलब ओवर द काउंटर जो हमने बात की थी, तो उसका डैमेज कैसे होता है वो खाली आप समझा सकते हैं कि हमारे किडनी में अगर मान लो कि मैं दवाई ले कि मुझे कुछ पेन है या फिर मुझे कुछ फीवर है, ज्यादातर इंडिया में लोग ओवर द काउंटर सेल्फ मेडिकेट करते हैं। तो उसका डोज कितना होना चाहिए, हाउ मच इज द अपर लाइन, कितना हमें मतलब अवेयर रहने, वो मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट्स द राइट अमाउंट ऑफ लिमिट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। If you're only taking paracetamol alone above 50 kgs, you can take 1 gram 4 times a day. अगर आप 50 kg ओके। से कम हो तो 500 milligrams 4 times a day. You should not take it for more than 5 to 7 days till you find out what is causing the pain. सर में दर्द है, क्या है, कोई टेंशन है, कुछ स्ट्रेस है, या सर के अंदर कोई ट्यूमर है, पैरासीटामोल से सब कुछ ठीक नहीं होता। तो बड़ा बड़ा जरूरी है पता करना कि what is causing the pain. Secondly, लोग दवाई लेते हैं ओवर द काउंटर, इसमें उनको लगता है सिर्फ पैरासीटामोल है, बट आधी से ज्यादा दवाइयां जो फ्री है उसमें पैरासीटामोल के साथ एनसेड्स है। तो अगर आप एनसेड्स लॉन्ग टर्म आइबुप्रोफेन लोगे जैसे, तो या प्रॉब्लम है, एंड देयर इज नो सेफ डोज ऑफ एनसेड। अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेते हो 5 to 7 डेज के लिए, वो सेफ है, 2 हफ्ते तक सेफ है अगर डॉक्टर मॉनिटर कर रहा है। बट अगर आप अपने मन से ले, आई डोंट थिंक देयर इज एनी सेफ लिमिट। आई थिंक मेरा स्पोर्ट्स मेडिसिन का बैकग्राउंड है, और मैंने ऑर्थोपेडिक में काफी अपना ट्रेनिंग भी की थी अंडर ऑर्थोपेडिशियन इन आवर सिटी। अब उसमें कई सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो फ्रैक्चर, वो कहते हैं ना कि लेट प्रेजेंटेशन, फ्रैक्चर के बाद आइबुप्रोफेन ले लेके अपना पेन वो कहना ना सबसाइड कर रहे, बट द फ्रैक्चर डिडंट हील। उनका भी लेट प्रेजेंटेशन ऐसे ही था कि भाई उनके साथ साथ उन्हें रेफ्रोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करना पड़ा, बिकॉज द पीपल सेल्फ मेडिकेटेड विद द पेन किलर्स इंस्टेड ऑफ कंसल्टिंग ऑर्थोपेडिक। सो दैट्स एन एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई पेन किलर्स अपने आप खाली पेन का पहले सोर्स करो और उसे पहले ट्रीट करो। अब एग्जैक्टली। किडनी डैमेज एक बार हो गया तो at what stage it is reversible, and then after what stage it goes to irreversible damage, जो हम लोग CKD कहते हैं, which is very very common in India। देखिए, अगर आपका क्रिएटिनिन पिछले 4-5 साल से बढ़ा हुआ है और आपका क्रिएटिनिन 3-4 है, ईजीएफआर आपका 15-20, दिस इज रिवर्सिबल डैमेज। यू आर लुकिंग हम्म। एट एंड स्टेज किडनी डिजीज इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स का ट्रीटमेंट डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। अगर आप अभी आपने ब्लड टेस्ट कराया और आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल आया बट थोड़ा प्रोटीन आया, थोड़ा-सा प्रोटीन, दिस इज रिवर्सिबल डैमेज। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट व्हाई दिस इज हैपनिंग। अपना डॉक्टर को देखो, इन्वेस्टिगेशंस करें आपको इसको ठीक करने के लिए। दिस इज रिवर्सिबल, इसमें कोई डैमेज नहीं हुआ आपको अब तक। राइट। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो इंडिया में एक पेंडेमिक ही मैं तो कहूंगा कि भाई हर इंसान इंसान के घर में अगर डायबिटीज नहीं होगा तो हाइपरटेंशन किसी ना किसी को अपने एक्सटेंडेड फैमिली में होगा ही। तो इन सारों में अगर एंड स्टेज में देखते हैं कि नियर टू द डेथ इट इज ऑलवेज ड्यू टू किडनी माल फंक्शन और एनीथिंग, वो थोड़ा एजिंग का भी है। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ हैविंग डायबिटीज और हाइपरटेंशन मेक्स द किडनी इनटू अ विशियस साइकिल, कि एक बार तो खराब हुई पर उसके बाद इट इज अ डाउनवर्ड हिल ओनली। आप समझा सकते हैं हमें कि हाउ क्रॉनिक डिसीजेस लाइक दिस impact our kidney in long term? So studies have shown if your HbA1c is more than 7, you are high risk of getting kidney disease. Okay. So 7% is in UK, 7 sorry in India। में अगर बात करें तो 65-70 से ऊपर अगर आपका HbA1c है तो आपको हाई रिस्क है फॉर डायबिटीज, फॉर किडनी डिजीज, डायबिटिक किडनी Yeah. डिजीज। पहला गोल है अपने HbA1c को 7 से कम रखना अगर किडनी डिजीज से बचाना है। आइडियली आपका HbA1c 5.5 5.3 से कम होना चाहिए, बट अगर किडनी डिजीज, अगर डायबिटिक हो और HbA1c बढ़ा हुआ है तो 7 से कम रखना। अब अगर आपका सालों से HbA1c 7-8 चल रहा है, 9 चल रहा है, और अब जाके आपने कोई अब यू चेंज योर माइंड एंड यू वांट टू गेट योर लाइफ इन ऑर्डर, और आपका अब HbA1c कम आया है, तो वो डैमेज हो चुका, जो जब आपका HbA1c बढ़ा हुआ था वो डैमेज कर रहा था किडनी को। कैसे पता चल सकता है कितना डैमेज हुआ है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वेज टू फाइंड आउट किडनी का क्या फंक्शन इज टू डू अ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, बट एक अच्छा टेस्ट है। अगर अल्ट्रासाउंड में दिखता है कि किडनी छोटे साइज की है, स्कारिंग वर्ड है किडनी में, और कॉर्टेक्स और मेडुला का जो डिफरेंशिएशन है, मतलब कि कैसा दिख रहा है अल्ट्रासाउंड में, वो बहुत गंदा है, वो बहुत वीक है, इसका मतलब आपकी किडनी में डैमेज हो चुका है। यू कैन नॉट रिवर्स इट। अगर आपका अल्ट्रासाउंड में किडनी अच्छे साइज, कॉर्टेक्स और मेडुला का डिफरेंशिएशन प्रिजर्व्ड है, मतलब किडनी इज हेल्दी एंड देयर इज स्टिल चांस फॉर रिवर्सल। बट दिस इज अ गुड टेस्ट, द बेस्ट टेस्ट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द किडनी बायोप्सी। राइट। अब
अब मैं किडनी स्टोन्स के ऊपर आपसे पूछना चाहूँगा बिकॉज़ आई थिंक इन यंगस्टर्स मैंने भी कई सारे अपने फ्रेंड्स में देखा है कि देयर आर लॉट ऑफ कोलिक पेशेंट्स कि मतलब बहुत ही वो कहते हैं ना कि कोली की पेन जो हो किसी को होता है तभी पता चलता है। देयर इज़ नो डिस्क्राइबेबल वो कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। हमारे मेडिकल में कहा करते थे कि अगर किसी को आप हिस्ट्री लेते हो तो उसे व्हाट काइंड ऑफ पेन अगर कहोगे और वो बोलेगा कि भाई इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन था तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हिच इज आइदर इंटेस्टाइनल कोलिक और बैक में अगर यूरेटर या फिर किडनी कोलिक होगा। तो व्हाट अ कॉमन मैन नीड्स टू नो अबाउट द किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं, किस कारण बनते हैं एंड हाउ टू प्रिवेंट देम? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉर किडनी स्टोन इज डिहाइड्रेशन, कि आप पानी कम पीते हैं। अगर आप बहुत पानी कम का क्या मतलब होता है, अगर आप 1 लीटर से कम पानी पी रहे हैं, तो आपका रिस्क ऑफ किडनी स्टोन ज़्यादा है। दूसरा चीज़ है, कई लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है ऑफ किडनी स्टोन्स। या कई कंडीशंस होती हैं जो ज़्यादा कैल्शियम निकालता है आपकी किडनी और यूरिन से। हाइपर कैल्शियूरिया बोलते हैं इसको। उसकी वजह से भी आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। सो दीज़ आर द 2 मेन थिंग्स जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन्स होता है। कई लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, कम पी रहे हो। मेन चीज़ है कि आप पानी कम पी रहे हो। क्या करना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए? ऑब्वियसली आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है किडनी स्टोन्स की, तो यू हैव टू सी अ नेफ्रोलॉजिस्ट और अ यूरोलॉजिस्ट टू मेक श्योर कि आपको ना हो रहा हो। अगर प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो तो अपना पानी का इंटेक बढ़ा। आप 1.5 लीटर पीते हो, 2.5 लीटर पियो, 1 लीटर बढ़ा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ नॉट टू इग्नोर दिस। अगर आपको दर्द हो रही है, आप जाके डॉक्टर को दिखाइए। डोंट जस्ट सिट इट आउट, डोंट टेक पेन किलर्स। कि कई बार स्टोन पास हो जाता है, बट पता करना ज़रूरी है कि स्टोन कैसा था। कैल्शियम का बना था, ऑक्सलेट का बना, सिस्टीन का बना था, किसका बना है स्टोन? क्योंकि हर स्टोन के ट्रीटमेंट भी अलग होता है। आई थिंक इसमें भी हमने जो आयुर्वेदिक और उसकी अल्टरनेट की वो भी ये वाले पेन पॉइंट पे काफी लोग मतलब मैंने देखा है कि अंधभक्त हो कि भाई हुँ। मेरी वो पथरी जो कहते हैं हमारे गुजरात में स्टोन है वो डिसॉल्व करने के लिए बेस्ट हर्बल मेडिसिन ही होती हैं कि वो मतलब कोई पाउडर देंगे या फिर कोई अपनी गोली देंगे जिससे वो कहते हैं कि भाई आपकी जो स्टोन है वो डिसॉल्व हो जाए। तो वो आपको क्लियर करना बिकॉज आई थिंक आपको भी पेशेंट्स वैसे वैसे ही आते होंगे कि वो जैसे लोगों ने यार सब कुछ कर लिया फिर आते होंगे। मेरे को ये लगता है कि आपको कब से प्रॉब्लम है, तो मेरे को 3-4 महीने से प्रॉब्लम है, पर मुझे सॉल्यूशन अभी चाहिए। मुझे ओके। इमीडिएटली सॉल्यूशन चाहिए कि इसको हटाओ। यार ऐसे नहीं होता है, अगर आपको 3-4 महीने से प्रॉब्लम है, तो ठीक होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा ना। सो देयर इज़ हम्म। नो मैजिकल सॉल्यूशन, देयर इज़ नो हम्म। मैजिक फॉर्मूला, मैजिक जड़ी-बूटी जिसकी वजह से आपका स्टोन हट। यू हम्म। हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर प्रोसीजर। देखना पड़ेगा स्टोन कितना बड़ा है। अगर छोटा स्टोन है, अपने आप पास हो जाएगा। अगर बड़ा स्टोन है, तो फिर उसको तोड़ना पड़ेगा विद शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। हम्म। आई थिंक आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ें नहीं ले। नहीं, नहीं, जगह नहीं है। या अब इसमें जो टाइप्स ऑफ स्टोन्स है उसमें मैं स्पेसिफिकली यूरिक एसिड वाले पे जानना चाहूँगा क्योंकि मेरा लास्ट 2 ईयर्स से मेटाबॉलिक फंक्शन इंडिया में जो डिसफंक्शन है उस पर ज़्यादा टेड ऑडियंस में उसी पे करना चाहता हूँ बिकॉज़ आई थिंक दैट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग व्हिच वी नीड टू कैटर टू। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको पता होगा कि उसमें डायबिटीज़, ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड्स और वो सारे के साथ-साथ अब यूरिक एसिड भी जुड़ चुका है कि यूरिक एसिड अब लोग कहते हैं कि हाई फ्रक्टोज खाने से या रिफाइंड कार्ब्स खाने से एसिड भी बढ़ते हैं। आई वांट टू नो योर टेक कि हाई यूरिक एसिड का क्या कारण हो सकता है एंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द राइज़ इन करंट जनरेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिक एसिड बढ़ता है अगर आप डिहाइड्रेटेड भी हो। अगर आप पानी कम पीते हो, डिहाइड्रेटेड या हो, यूरिक एसिड बढ़ सकता है। दूसरा, आप प्रोटीन ज़्यादा हो, यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तीसरा, अगर आपका मसल मास ज़्यादा है, तो भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है। यूरिक एसिड इज़ ओनली अ प्रॉब्लम व्हेन इट इज़ कॉजिंग गाउट। अगर गाउट। आपको छोटे जॉइंट्स में दर्द हो रही है, रेड स्वोलन जॉइंट्स आप गाउट के अटैक्स आ, तो वो यूरिक एसिड प्रॉब्लम है। अगर आपका यूरिक एसिड बॉर्डरलाइन हाई है, तो ठीक है, थोड़ा प्रोटीन कम करो, उससे यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। पर अगर किसी को गाउट के अटैक हो रहे हैं, डेफिनिटली दे शुड हैव मेडिसिन to reduce the uric acid. अगर नहीं हो रही तो then you're fine. Just reduce your protein intake slightly and it will come back to normal. और अल्कोहल इंटेक पे आ गया राइट? Alcohol can precipitate gout. अगर अल्कोहल इंटेक ज्यादा है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है उसकी। राइट। लोगों को लगता है कि किडनी अपने आप को रीजनरेट कर पाएगी कि अगर डैमेज हो गई अपने आप वो लिवर एक अकेला ऑर्गन है जो कहते हैं कि रीजनरेट कर पाता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको मतलब पेशेंट ने ऐसे पूछा है कि भाई किडनी अपने आप हो जाएगी? I don't think kidney can regenerate, but there are definitely studies happening about stem cell to स्टेम look सेल या at regeneration of kidneys. I want it to come. अगर वो आ गया तो आप किडनी डिजीज को एलिमिनेट कर पाएंगे अगर स्टेम जबरदस्त सेल या थेरेपी आ गई। एंड आई थिंक इट विल कम, इट विल टेक टाइम, 10-15 years, बट ये डेफिनेटली है इन द पाइपलाइन एंड इन द फ्यूचर। बट अभी अगर आप बोल रहे हो मैं किडनी का ये जो खराब पार्ट है उसको निकाल देते हैं, दूसरा पार्ट अपने आप बढ़ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं नहीं। होता। वो नहीं होता। लास्ट में मैं ट्रांसप्लांटेशन और ऑर्गन डोनेशन की जनरली हमें पाया गया है कि लोग मतलब जो गरीब होते हैं वो बोलते हैं मैं किडनी बेच के अपने आप रिच हो जाऊंगा। मतलब लोगों ने आजकल किडनी के साथ वैसे रिलेट कर दिया है कि भाई आईफोन भी लेना हो तो किडनी बेच के आईफोन। सो Exactly. आई वांट टू नो कि हमने आगे भी बात की कि
कि रैपिड फायर में कि एक किडनी से भी हम लोग अगर ध्यान रखें तो हम लोग पूरी जिंदगी सेम लाइफ स्पान और हेल्थ स्पान से कर सकते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑर्गन डोनेशन थिंग? Transplantation is the best treatment for kidney disease and stage kidney disease. Best way to do a transplant is a preemptive live donor transplant. मतलब कि आप स्टेज 5 किडनी डिजीज पे हो, आपको पता है कि आगे जाके आपको डायलिसिस की या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, बट डायलिसिस कराने से पहले पास कोई डोनर है जो आपको विलिंगली डोनेट करना चाहता है और आपने ट्रांसप्लांट कराया, वो आपको बेस्ट आउटकम देगा अगर आपको किडनी डिजीज है. Second way is to do dialysis for a while and then do a live donor transplant. Third is to do dialysis and then do a deceased donor transplant. वो लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि इंडिया में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है व्हेन इट कम्स टू किडनी डोनेशन. कि मैं एग्जांपल देता हूँ. हम 3 पार्ट्स जैसे इंडिया की तरह गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र कोलकाता को ले. अगर मेरे पास दिल्ली में एक किडनी है जो गुजरात से मैच कर रही है, बट गुजरात की किडनी गुजरात से मैच नहीं कर पा रही, दिल्ली वाले से कर रही है या कोलकाता वाले से कर रही है, तो ये 3 वे स्वैप कर लेते हैं कि दिल्ली की ओके, किडनी गुजरात चलेगी, गुजरात की कोलकाता चलेगी, कोलकाता की दिल्ली। गुजरात या दिल्ली आ गई. सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम. उससे आपका ऑर्गन पूल बढ़ जाता है एंड ज़्यादा जल्दी ट्रांसप्लांट होते हैं. एवरेज वेटिंग टाइम यूके में किडनी ट्रांसप्लांट की 2 से 3 साल है. इंडिया में 5 से 7 साल लग जाते हैं अगर आप डिसीज़ डोनर में अपना नाम लिखवाओ. इंडिया में ऑर्गन शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और प्रॉब्लम अगर अराउंड टैबू ऑफ डोनेशन भी बहुत ज़्यादा है. अगर या आप किडनी डोनेट करना चाहते हैं, आपको डिसवेट किया जाता है, कि फैमिली आपको डिसवेट करती है और गलत-गलत चीज़ें बताती है. मैंने इसके ऊपर भी एक काफ़ी अवेयरनेस करने की कोशिश की है और वीडियो बनाई है. अगर कोई विलिंगली डोनेट कर रहा है, को करने दीजिए और डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि वो सही डोनर है या नहीं. आप उसको अपनी राय मत दीजिए. अ, जिस कंट्री में इल्लीगल डोनेशंस होते हैं, कोलकाता इज़ वेरी फेमस फॉर इल्लीगल डोनेशन. या इसमें कोई शर्म मतलब छुपाने वाली बात ही नहीं है. आप उस कंट्री में लीगल विलिंग डोनर्स को मना रहे हैं. ये तो क्या क्या सॉल्यूशन हुआ? सो आई थिंक ऑर्गन डोनेशन के बारे में government will have to relax some rules. Already they have relaxed some rules. Gujarat has one of the best centers जो वो सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर रहा है किडनी ट्रांस. तो वहाँ पे बहुत अच्छे ट्रांसप्लांट चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स होते हैं. आई थिंक अभी बहुत प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडिया में. नॉर्थ इंडिया में ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं बट अगेन देयर आर नॉट एज मेनी एज वी नीड. वी विल नेवर बी एबल टू मैच अप विद डिमांड. हमेशा ऑर्गन्स की शॉर्टेज रहेगी, हमेशा रहेगी. बट लिविंग डोनेशन को बढ़ाया जा सकता है. अगर कोई है, विलिंगली डोनेट करना चाहता है, उसको डिसवेड मत. वो आजकल लॉन्जेटिविटी का ज़्यादा ज़माना है। मतलब लोगों को अपने सारे ऑर्गन हेल्थ की मतलब आप अगर वूप बैंड भी देखो या कोई भी फिटनेस बैंड देखो, तो आपकी ऑर्गन हेल्थ भी बता देगा कि आपका डी-एज हो रहे हो या फिर क्या। तो वो वाला मुझे आपसे कवर करना था कि ऐसा होता है कि व्हाट्स द डैमेज इन किडनी नेचुरली एजिंग के कारण एंड इज़ इट प्रिवेंटेबल और ये सारे जो फिटनेस ब्रांड्स जो कहती हैं कि भाई ऑर्गन रिवर्स एजिंग का ऐसा कुछ होता है कि नहीं? सो कई स्टडीज बोल रही है कि आप कुछ चीजें अपनी लाइफ में करिए जिसकी वजह से रिवर्स एजिंग हो सकती है. ब्रायन जॉनसन हम क्या क्या कर रहा है, ही स्पेंडिंग मिलियंस ऑन इट. आई थिंक एवरीथिंग दैट हैपेंड इन मेडिसिन हैज टू गो विद प्रैक्टिकलिटी. एक आम आदमी को बोलिए वो करे जो ब्रायन जॉनसन कर रहा है, नहीं कर सकता है. उसको काम पे जाना है, वो जिस घर में रह रहा है बाहर 10 हॉर्न बज रहे हैं, मेन रोड के पास है, वो क्या स्लीप करेगा फॉर 6 आवर्स प्रॉपर स्लीप. सुबह उठ के 10 सप्लीमेंट्स, ही कांट अफोर्ड इट. सो I think the rich are definitely going towards longevity and this biohacking, reverse aging. But common man is not able to do all this. So he's trying to follow the trend. इतने supplements का आ गया है कि मैं supplement लूंगा, omega 3 लूंगा तो मेरी artery clean हो जाएगी. अगर मैं vitamin C लूंगा मुझे atherosclerosis नहीं हो. अरे आप एक गोली vitamin C ले रहे हो और 6 सिगरेट पी रहे हो, बताइए क्या होगा? Obviously आपको हुँ। डैमेज. तो जो भी रिसर्च होती है, जो भी नया ट्रेंड आता है, it's not for the common man. And that is the problem. You have to make something which is easily available for the common man. What is available? Intermittent fasting is really good. Research has shown that intermittent fasting is good for you और एक common आदमी कर सकता है. So I think ये एक step है जो आप कर सकते हो. Increasing fruits and vegetables. सालों से लोग बोल रहे हैं कि सब्जियां ज्यादा खाओ, फल ज्यादा. तो वो अभी भी वही है कॉन्सेप्ट, कुछ बदला थोड़ी है. अब आप इसको बोल रहे हो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बट उस टाइम पे अभी किसी को एंटीऑक्सीडेंट का नाम भी नहीं पता था, बट वो खा रहे थे. हुँ, So, green leafy vegetables and fruits and increasing fruits से अपने आप you get the benefits. So हुँ। I don't think there's anything else that you can do. आई थिंक जो आप प्रपोर्ट करते हो और जो मैं भी करता हूँ वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ही करना एनी इंटरवेंशन बीट अ ड्रग बीट अ सप्लीमेंट और बीट एनी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन वो एविडेंस बेस्ड नहीं है तो प्लीज अवॉइड इट एंड प्लीज अवॉइड द Exactly. अल्टरनेटिव मेडिसिन। आई थिंक वो समराइज करता है हमारी पूरी आज की चैट को, राइट? Exactly. You should always follow evidence based. अगर आप डॉक्टर भी आपको evidence based नहीं उसको चैलेंज करो. या
इतना आसान हो गया है टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, यू कैन यूज एनी एआई टूल एंड आस्क चैलेंज द डॉक्टर कि अगर मेरा फर्स्ट लाइन मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर ये है तो आप मुझे दूसरी क्यों दे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन चैलेंजिंग डॉक्टर। आई वुड लाइक इट इफ अगर मेरे को पेशेंट आके मुझे बोले ना आपने मुझे गाइडलाइंस के हिसाब से ये दवाई नहीं ये दवाई दी, आई वुड बी सो हैप्पी कि यू आर वेल फॉर्म वेल इनवर्स। अब आप या आके मुझे बोल एग्री। रहे हो कि मैं आयुर्वेदिक लूं या फिर मैग्नीशियम विटामिन डी के साथ लूं, तो मैं भी बोलता हूँ मैं इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि हम्म। देयर इज नो एविडेंस दिस। थैंक्स अर्जुन, मुझे लगा कि आई थिंक 1 आवर में आई थिंक किडनी को आम इंसान को जो समझना है हमने सारा कवर किया है। आई हैड अ वंडरफुल टाइम टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।